ए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? कैपिटल गेन पढ़ रहे थे। द कॉमर्स एकेडमी का जो भी इनकम टैक्सेस क्लासेस का सीरीज चल रहा है उसमें अपन डिस्कस कर रहे थे कैपिटल गेन बारे में। कैपिटल गेन में हमने कुछ पढ़ रहे थे, उसके बाद आ गया था एक टैक्सेशन ऑन गिफ्ट, जहां पे हमने गिफ्ट के ऊपर ढेर सारे चर्चा किए। उसके बाद हमने IFOS में गिफ्ट का जो भी डिस्कशन था उससे कंप्लीट किया, सैलरी के हेड में कंप्लीट किया, PGBP हेड में जो भी गिफ्ट का ट्रीटमेंट था कंप्लीट किया। उसके बाद IFOS का सब तो नहीं, लगभग 90% मैंने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद फिर हम आ रहे हैं अभी कैपिटल गेन की दुनिया में, राइट। मैं एक काम करता हूं, 5 से 10 मिनट आपका लूंगा, कैपिटल गेन बिल्कुल अच्छे से और एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूं। उसके बाद अपन क्या करेंगे कैपिटल गेन में जो भी बाकी पोर्शन था उससे शुरू करेंगे, राइट। तो चलिए अपन अभी शुरू करते हैं। मैंने आपको एक सेक्शन बताया था कैपिटल गेन का, चार्जिंग सेक्शन, जहां पे मैंने आपको ये बताया था एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन इन द ईयर इन व्हिच सच ट्रांसफर हैज बीन टेक प्लेस। कैपिटल गेन के लिए कैपिटल एसेट होना चाहिए, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। इट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन व्हिच इट हैज बीन ट्रांसफर। उसके बाद हमने कवर किया था कैपिटल एसेट के बारे में डेफिनेशन। कैपिटल एसेट का डेफिनेशन था सेक्शन 2 क्लॉज 14, जहां पे हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, उससे हम कैपिटल एसेट मानेंगे। बट कैपिटल एसेट में कुछ एक्सेप्शन टू द रूल था, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट जो भी है उसको हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। लेकिन जो भी आपका ज्वेलरी है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है, एनी वर्क और आर्ट, उससे हम क्या मान लेंगे कैपिटल एसेट मान लेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, उससे हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। जैसे कि आप रूरल एग्रीकल्चरल लैंड हमने कैसे पढ़ा था, वो अर्बन एरिया जो भी नहीं हो वो रूरल एरिया हो जाएगा। अर्बन एरिया कैसे होगा? एक मिनट थोड़ा रुकेंगे। ओके, चलिए हमने पढ़ा था अगर कोई अर्बन एरिया का म्युनिसिपैलिटी एरिया कॉर्पोरेशन में पॉपुलेशन 10,000 को एक्सीड कर रहा है तो आपका ये अर्बन एरिया कहा जाएगा। एंड वहाँ जो म्युनिसिपैलिटी एरिया से मान लीजिए 2 किलोमीटर तक पॉपुलेशन जो कि 10,000 से ज़्यादा है, अप टू 1 लाख है, तो उससे हम अर्बन एरिया एग्रीकल्चरल लैंड मान लेंगे। अगर वो एरिया 6 किलोमीटर तक वाइड हो रहा है, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है लेकिन अप टू 10 लाख है, तो उससे अपन अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मानेंगे। मान लीजिए कोई एरिया आपका 8 किलोमीटर तक है, जहां पे पॉपुलेशन आपका 10 लाख से ज्यादा होगा, तो उससे अपन क्या मान लेंगे? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड मान लेंगे। जो लैंड आपका अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होगा तो उससे अपन क्या मान लेंगे? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड मान लेंगे। उसके बाद आपका आ रहा था गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, जैसे कि 99 डिपॉजिट सर्टिफाइड इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, वो आपका कैपिटल एसेट में नहीं आएगा। और हमने एक पढ़ा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उससे क्या कर देंगे? जो भी वो सिक्योरिटी होल्ड करेंगे वो कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। पहले से वो PGBP के हेड में टैक्सेबल हो रहा था, लेकिन अभी वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा। जो भी आपका सिल्वर यूटेंसिल बर्तन है उससे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, मगर आपका कुछ गोल्ड यूटेंसिल है, गोल्ड बर्तन है, सोने का
बर्तन है तो उससे अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल एसेट मान लेंगे। ट्रांसफर में सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट, रिलिंक्विशमेंट, उससे हम ट्रांसफर मान रहे थे सेक्शन 2 क्लॉज 47 से। अगर मान लीजिए कोई कन्वर्सन ऑफ कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो उससे अपन क्या मान रहे थे, ट्रांसफर मान रहे थे। अगर मान लीजिए कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है एनी कैपिटल एसेट का बाय गवर्नमेंट, उससे भी अपन ट्रांसफर मान रहे थे। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर का डेट होगा जब भी अपन क्या करेंगे पोजीशन ट्रांसफर करेंगे, राइट। कैपिटल गेन विल बी इन द calculated in the year of possession transfer, but taxable कब होगा, जब भी अपन क्या कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन दे देंगे। उसके बाद अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ डिस्कस किया था। एंड जेसीबी का रिडम्पशन हो रहा है तो वो क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा, राइट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट में हमने पढ़ा था वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसको कहेंगे एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसको कहेंगे, राइट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। वहां पे पार्ट ए में अपन डिस्कस किया था एनी सिक्योरिटी अदर देन यूनिट लिस्टेड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यूटीआई, म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट, जेसीबी, उसी केस में अपन 1 ईयर पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से ज्यादा होगा वो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऑन लिस्टेड सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इन दैट केस अपन चेक करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग, 2 ईयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे। अगर ये 2 साल से ज्यादा होगा तो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हो जाएगा, नहीं तो उससे अपन क्या मान लेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मान लेंगे। इन अदर जनरल केस में अपन 3 ईयर पीरियड ऑफ होल्डिंग का चेक करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कुछ एग्जाम्पल दे रखा था, शायद आप लोगों ने उस एग्जाम्पल को पढ़ रहा होगा। उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे कैसे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन होगा। सेक्शन 48 में कैपिटल गेन होगा जहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया जाएगा, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को लेस कर देंगे, उसके लेस करने के बाद नेट कंसीडरेशन आएगा, नेट कंसीडरेशन से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अपन लेस कर देंगे। शायद आज अपन ने पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में, राइट। जो भी आपका बच जाएगा वो कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। एक्सेप्शन टू दी सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 ये बोल रहा था, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो इन दैट केस आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद आपका एक प्रोवाइजो 1 था वो बात कर रहा था इन केस ऑफ कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन फॉरेन करेंसी इन केस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स कैपिटल गेन विल बी कंप्यूटेड इन द फॉरेन करेंसी, राइट। उसके बाद आपका आ रहा था थर्ड प्रोवाइजो आ रहा था जहां पे हमने ये पढ़ रहे थे सेक्शन 112 में जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वहां पे फर्स्ट एंड सेकंड प्रोवाइजो 48 का नहीं लगेगा। फोर्थ प्रोवाइजो में ये बोल रहा था डिबेंचर बॉन्ड के केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे सेक्शन 47 जहां पे सर्टेन ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जैसे कि जो भी आपका सोवरजिन बॉन्ड होगा, अगर कोई इंडिविजुअल एसेट ने क्या कर रहा है मैच्योरिटी में कुछ अमाउंट रिसीव कर रहा है तो उसे कैपिटल ट्रांसफर नहीं मानेंगे एंड उसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल बिफोर मैच्योरिटी उसको रिडीम कर रहा है तो उसे ट्रांसफर मान लेंगे, उसके ऊपर कैपिटल गेन इंपोज हो जाएगा एंड इंडेक्स भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैंने अपन अच्छा खासा डिस्कस कर रखा था। उसके बाद अदर एसेसी, अगर मान लीजिए कोई भी सोवरजिन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम कर रहे हैं बिफोर मैच्योरिटी और एट मैच्योरिटी तो उसके ऊपर सीजी एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। 7 प्रोवाइजो जो में हमने ये डिस्कस कर रहे थे, 7 प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 में एसटीटी क्या हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ सेल हो जाएगा, दैट इज एट द टाइम ऑफ परचेज होगा तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं होगा एंड एट द टाइम ऑफ सेल होगा तो उससे एक्सपेंसेस ट्रांसफर अपन नहीं मानेंगे। जो भी आपका क्या होगा, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होगा,
राइट। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। सेक्शन 45 ये बोल रहा था कैपिटल गेन उसी ईयर में इंपोज हो जाएगा जिस ईयर में कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो रहा है, मगर उससे कुछ एक्सेप्शन था जहां पे हमने पढ़ा था स्टॉक इन ट्रांसफर, स्टॉक कैपिटल एसेट को मान लीजिए कोई स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर रहा है, तो इन दैट केस जिस ईयर में स्टॉक इन ट्रेड को बेचा जाएगा उस ईयर में टैक्स इंपोज होगा, लेकिन कैपिटल गेन कौन सी ईयर में कैलकुलेशन होगा ना, कैपिटल गेन उस ईयर में अपन कंप्यूट कर देंगे जिस ईयर में वो कैपिटल एसेट को अपन ने स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर कर दिया। राइट राइट राइट। उसके बाद आ रहा था आपका सेक्शन 44, इसी मैंने बताया था वो जब अपन एग्जेम्पशन डिस्कस करेंगे वहां पे 54 ईसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा सेक्शन हमने कंप्लीट किया था कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 के केस में अपन ये पढ़ा था अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन कैपिटल एसेट हो रहा है, जब आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कॉम्पेंसेशन आप इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है, तो जिस ईयर में आपको फास्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा तो उसी ईयर में क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए कोई एनहांस कॉम्पेंसेशन आपको मिल रहा है, तो इन दैट केस जब भी आपको एनहांस कॉम्पेंसेशन मिलेगा उसी ईयर में आपका टैक्स इंपोज किया जाएगा। मान लीजिए आपको कुछ एनहांस कॉम्पेंसेशन इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो जैसे जैसे वो रिसीव होता रहेगा उससे वो टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद अपन पढ़ा था एक्सेप्शन टू द एनहांस कॉम्पेंसेशन, उसके बारे में हमने कुछ डिस्कस किया था, वो वहां पे आप देख लेना, वो बहुत सा इंपॉर्टेंट था। तो मैं हल्का फुल्का आपका यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ। सेक्शन 45(1)(a) में हम अपन ने कुछ डिस्कशन किया था डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट के केस में। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट केस में ईयर ऑफ ट्रांसफर में आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा, लेवी नहीं होगा। मान लीजिए आपका कोई डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो रहा है, चार रीजन क्या था, एक था नेचुरल कैलामिटी, रेयड था, एनिमी अटैक था, फायर था। नेचुरल कैलामिटी, रेयड, एनिमी अटैक, फायर एक्सप्लोर। इन दैट केस आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड अपन क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम कुछ रिसीव कर रहे हैं। इन दैट केस इट विल बी ट्रांसफर मान लिया जाएगा। दो केस आपका ये लॉस होगा एंड इंश्योरेंस क्लेम माना जाएगा, तो इन दैट दो केस कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो आपका क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। अकॉर्डिंगली आपके ऊपर कैपिटल गेन इंपोज हो जाएगा। सर यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लेंगे अपन, कितना लेंगे जितना आपने कॉम्पेंसेशन रिसीव किया। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेंगे, जो भी हमारा प्रॉपर्टी का लॉस्ट हो गया। सर मान लीजिए इंश्योरेंस क्लेम कुछ नहीं मिला, इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिला तो ट्रांसफर ही नहीं होगा, कैपिटल गेन कैसे लगेगा। अगर मान लीजिए सर इंश्योरेंस क्लेम थोड़ा कम मिला तो डिफरेंस अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 50C में अपन ने ये कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है, उसका अगर जब भी ट्रांसफर होगा अपन क्या चेक करेंगे, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन चेक करेंगे। अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 105% ऑफ कंसीडरेशन को एक्सीड कर रहा है, इन दैट केस फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी योर स्टाम्प वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, अदरवाइज आपका सेल प्राइस हो जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मान स्टाम्प एसडी को लेकर आरसीसी का कोई दिक्कत है तो वो एओ के पास जा सकता है, एओ को सेटिस्फाई लगा तो वो केस को ये वैल्यूएशन ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर लेगा और वैल्यूएशन ऑफिसर कुछ बदतमीज करेगा तो क्या होगा हमने कम डिस्कस कर रखा। उसके बाद आपका एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा सेक्शन आता सेक्शन 50D, जहां अपने ये डिस्कस कर रहे थे कंसीडरेशन इज नॉट डिटरमिनेबल हो रहा है इन सच ए केस, जो भी एसेट आप दे रहे हो उसका जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट, मान लीजिए आप गोल्ड देकर कुछ सिल्वर ले रहे हो, इन सच ए केस जो भी एसेट आपको मिल रहा है, जितना भी उस एसेट का वैल्यू होगा उसे मान लिया जाएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ओके, आई होप यू आर गेटिंग टू मी, राइट। उसके बाद शायद जेडीबी, राइट, जेडीए सेक्शन 45 सबसेक्शन 5A में अपन डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अपन डिस्कस कर रहे थे मान लीजिए किसका एक प्लॉट था,
ओ जेडीए में कुछ बिल्डर के साथ जा रहा है, जहां पे क्या होगा वो एक फ्लैट कंस्ट्रक्शन करेगा, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन करेगा, एंड उसी अपार्टमेंट में कुछ फ्लैट किसको दे देगा, जिसका लैंड है उसे दे देगा। वहां पे अपन ने एक बात डिस्कस किया था, जब भी पोजीशन ट्रांसफर होगा उससे मान लिया जाएगा ट्रांसफर, जिस ईयर में पोजीशन ट्रांसफर होगा उसी ईयर में एसेट का ट्रांसफर मान लिया जाएगा। सर इन दैट केस हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन किससे लेंगे? मैंने आपको बताया था ना, जब भी सीसी मिलेगा, सीसी डेट में जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उसे अपन क्या मान लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे। ओके सर ठीक, आपको पता चल गया सर। वहां पे और एक चीज मैंने बताया था आपको, मान लीजिए सीसी आने से पहले आपने क्या कर दिया, एसेट को बेच दिया, एक मिनट यहाँ पे आ गया। मान लीजिए सीसी आने से पहले आप एसेट ट्रांसफर कर देंगे, तो इन दैट केस जो भी क्या होगा आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इन दैट केस 45(5)A एप्लीकेबल ही नहीं होगा, राइट? इन दैट केस सेक्शन 45(5)A एप्लीकेबल ही नहीं होगा। ओके, इसमें बारे में कुछ भटकान नहीं था, अपन डिस्कस कर रहे थे। 47 सेक्शन 47 में ये था, फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। जैसे कि पार्टीशन ऑफ एचयूएफ में कुछ एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अमंग द मेंबर, तो उससे अपन क्या नहीं मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। गिफ्ट विल इनहेरिटेंस नहीं मानेंगे। कंपनी जो भी एसेट ट्रांसफर कर रहा है अमाला गेमेटेड न्यू कंपनी को, तो उससे भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। उसके बाद अपन शायद गिफ्ट के चलते, राइट? तो मैंने आपका 15 मिनट लगभग, जैसे कि हल्का रिवीजन भी आपका हो, अपन कल गेम में जो भी कुछ बच्चा है उससे शुरू के सर हुआ, आप थोड़ा भी कर लिया, हम था वो थोड़ा रिवाइज भी हो गया। अगर कहाँ पे डाउट हुए तो और एक बार YouTube में हमारा क्लासेस अवेलेबल है, प्लीज वहां से आप भी अनलिमिटेड व्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर आप दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूंगा, कहीं पे भी हमारा वीडियो स्पीड हो रहा है तो YouTube में सेटिंग बॉक्स में जाकर आप स्पीड को रिड्यूस कर सकते हैं, राइट? ओके, तो आज अपन डिस्कस करेंगे सेक्शन 55 कैपिटल गेन में, जहां पे अपन पहला बात ये कवर करेंगे एडवांस मनी फॉरफिटेड। मान लीजिए कोई आपका टोकन मनी ले रहे थे, एडवांस मनी ले रहे थे कुछ काम करने के लिए, तो ये मनी मान लीजिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, अमाउंट फॉरफिटेड हो गया, तो सर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा हमें बता दीजिए। मैंने बोला वेट, अभी अपन शुरू। ये मेरा एक प्रॉपर एक मिनट हाँ, मान लीजिए ये मेरा एक बिल्डिंग था, राइट? जो मैंने प्रीवियस ईयर 1-2 में परचेज किया था, जिसका कॉस्ट था 2 लाख रुपया, राइट? प्रीवियस ईयर 8-9 में मिस्टर वाई ने क्या किया, फॉर परचेजिंग ऑफ हाउस ऑफ मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स का हाउस था, राइट? 50,000 एडवांस में दे दिया, राइट? मिस्टर वाई ने प्रीवियस ईयर 8-9 में एक्स का बिल्डिंग परचेज करने के लिए 50,000 रुपीज एडवांस दे दिया। लेटर मिस्टर वाई क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया टू परचेज हाउस ऑफ मिस्टर एक्स, एंड एज पर एग्रीमेंट जो भी आपका अमाउंट था वो क्या हो गया, फॉरफिटेड हो गया, राइट? उसके बाद क्या हुआ,
मिस्टर एक्स ने वो बिल्डिंग को सेल कर दिया प्रीवियस ईयर 1920 में। सेल प्राइस कितना था, मान लीजिए 60 लाख रुपीस में मिस्टर एक्स ने उस बिल्डिंग को बेच दिया। सर उसके बाद क्या हुआ, तो मिस्टर एक्स के हैंड में कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट होगा, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। आप लैंग्वेज तो बुक्स में भी रीड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ जाए, राइट। जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगा जितने पे आप सेल कर रहे हो, राइट। यहां पे क्या होगा, जब आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ले रहे हो, वहां पे क्या होगा, जितना भी आपका टोकन मनी फॉरफिटेड है उससे लेस करके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 2 लाख रुपया, टोकन मनी अमाउंट कितना फॉरफिटेड हो गया सर, 50,000 रुपीज फॉरफिटेड हो गया। सर क्या हम ये करेंगे, ये 50,000 रुपये को 2 लाख से लेस कर देंगे। मैंने बताया आपको क्या लग रहा है सर, तो आपने बताया सर हमको यही लग रहा है ना, ये जो 2 लाख रुपया अपन ने एक्सपेंसेस किया था, यहाँ पे 50,000 रुपीज आ गया ना, तो हमारा नेट एक्सपेंडिचर, तो नेट कॉस्ट हो गया 1.5 लाख। ऐसे ही लॉग मेकर ने बताया है, जब भी आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, जो भी आपका कॉस्ट होगा वहां से हम लेस कर देंगे अमाउंट फॉरफिटेड, आपका आ जाएगा ये नेट कॉस्ट आ जाएगा, तो उससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ फॉर विथ डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, राइट। तो जो आ जाएगा ये आ जाएगा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये बाकी जो डिफरेंस अमाउंट होगा ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है दैट इज टोकन मनी रिसीव्ड विल बी the cost of acquisition in the year of sale before indexation। इंडेक्सेशन से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉस्ट को लेस करना पड़ेगा। तो आप हमें ये बता सकते हैं सर ये तो इलॉजिकल है, क्योंकि आपने डिस्कस परचेस किया था 2 लाख रुपया, कब परचेस किया था 01 में 0102 ईयर में, लेकिन हमें तो एडवांस अमाउंट जो फॉरफिटेड हुआ सर ये 89 फाइनेंशियल ईयर का था। तो मैं क्या करूं, लॉ मेकर ने तो यही बात लिखा है ना, इट इज इलॉजिकल हाउ इट इज फास्टिंग रिसीव हुआ था प्रीवियस ईयर 89 में, लेकिन जब हम डिडक्ट कर रहे हैं वो 1 प्रीवियस ईयर का वैल्यू से लेस कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इलॉजिकल बात है। क्या करें, ये तो लॉ में लिखा हुआ है ना। अगर मान लो कैपिटल रिसीव्ड फॉर टोकन मनी वाज 3 लाख, देन कॉस्ट तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो उसका दिक्कत अभी तक क्या है ध्यान दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे ये 50,000 रुपये ना होकर यहाँ पे 3 लाख रुपया होता, तो मेरा क्या हो जाता, ध्यान दीजिए। 2 लाख से ये 3 लाख लेस करता, यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स नेगेटिव में आ जाएगा। ये नेगेटिव में आ जाएगा तो उसका क्या नहीं हम कर सकते थे, इंडेक्सेशन नहीं कर सकते थे। अगर करेंट ओनर ने रिसीव किया तो फॉरफिट होगा, बट प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट कर चुका है तो कंसीडर नहीं होगा। मींस ध्यान दीजिए, क्या हुआ, मिस्टर एक्स ये बिल्डिंग है, राइट, उसने कुछ एडवांस मनी रिसीव किया था, फॉरफिट हो गया। ये मिस्टर वाई जो कि सन ऑफ मिस्टर एक्स था, उसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, राइट। मान लीजिए वाई अब सेल कर रहा है, तो जो अमाउंट मिस्टर एक्स रिसीव किया था उसका डिडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि लॉ में ये लिखा हुआ है अगर करेंट ओनर ने टोकन मनी रिसीव करके फॉरफिचर किया होगा
तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, लॉ में लिखा है इफ एडवांस मनी रिसीव्ड बाय करंट ओनर देन इट विल टेक इनटू कंसीडरेशन। अगर एडवांस मनी प्रीवियस ओनर ने रिसीव कर रखा है तो उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। एसेट एक्वायर्ड बिफोर 1st of April 2001 then it will be reduced from fair market value existed on date of 1st of April 2001। अगर एसेट डिप्रिसिएट एसेट होगा तो एसेट WDV से लेस होगा। WDV एज पर इनकम टैक्स लॉ इतना इनलॉजिकल पॉइंट होते हुए भी आज भी एग्जिस्ट है दिस सेक्शन कर सकते हैं। लॉ मेकर ने जो लिखा है उसे भी अपन क्या कर लेंगे, उसके हिसाब से भी हम पढ़ेंगे। सर अपन और एक बार प्लीज रिवाइज कर दो ना। बताया कोई आप पास कुछ प्रॉपर्टी है, आप सेल करने के लिए कुछ एडवांस में लिए थे, मान लीजिए वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, एडवांस मनी फॉरफिटेड हो गया, तो क्या होगा, जो भी आप एडवांस मनी फॉरफिटेड किए, जब भी आप अपन एसेट ट्रांसफर करेंगे, जब अपन ट्रांसफर करेंगे तो फेयर वैल्यू ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन तो सेलिंग प्राइस ले लेंगे, मगर ये जो फॉरफिटेड वाला अमाउंट था ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस हो जाएगा। ध्यान रखना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन से पहले ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। एंड ये लेस सिर्फ अलाउ तब होगा जब 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 क्या होगा, करेंट ओनर ने वो अमाउंट को फॉरफिटेड किया होगा, प्रीवियस ओनर ने ये अमाउंट को फॉरफिटेड किया होगा, तो आपको ये वाला बेनिफिटेड नहीं मिलेगा। राइट, अगर 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 प्रीवियस ओनर ने उससे रिसीव किया है तो उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। और क्या बात था, और क्या बात था, अगर 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 ये डेप्रिसिएट एसेट होगा तो WDV से लेस करेंगे। राइट, उसके बाद यहां पे और एक सेक्शन आ रहा है 56 सबसेक्शन 2 का क्लॉज 9। राइट, ये IFOS जो भी सेक्शन था अरुण जेटली ने इंसर्ट किया 1st of April 2014 से, जब आपका अच्छे दिन का सरकार आया यानी भाजपा का गवर्नमेंट आया तो अरुण जेटली ने उसे इंसर्ट किया। राइट, अगर एनी टोकन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1st of April 2014 and forfeited then it will be taxable under the head of IFOS। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर आपने कोई टोकन रिसीव करके फॉरफीचर कर दिया, दैट विल बी आफ्टर 1st of April 2014, अच्छे दिन का सरकार आने के बाद, तो ये IFOS के हेड में टैक्सेबल होगा। देन क्वेश्चन ये आता है, क्या सेक्शन 51 सेक्शन अब भी एग्जिस्ट है? आंसर इज यस। अगर एडवांस मनी 1st of April 2014 से पहले रिसीव कर चुके हैं एंड फॉरफिटेड हुआ है तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। 1st of April 2014 के बाद अगर आप एडवांस में कुछ रिसीव कर रहे हो एंड जिसका फॉरफिचर हो रहा है, जिसका क्या हो रहा है, फॉरफिचर हो रहा है, तो ये IFOS में इमीडिएट ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56
टू क्लॉज 9। ओके, चलिए आगे आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलो चलो चलो। एग्जेम्पशन आज अब डिस्कस करेंगे। एग्जेम्पशन मैं पहले ये सोच रहा था आपको टैक्स रेट पहले कंप्लीट कर दूं, लेकिन मैं आपको पहले एग्जेम्पशन कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद अपन सीखेंगे कैपिटल गेन का रेट क्या है, कैसे कैपिटल गेन का रेट इंपोज हो रहा है, उससे अपन कंप्लीट करेंगे। पहला एग्जेम्पशन ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सा एग्जेम्पशन है, सेक्शन 54, जहां पे ये लिखा है, मान लीजिए अपन शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ऑल पीपुल प्लीज पे योर अटेंशन। अभी अपन कर रहे हैं एग्जेम्पशन का पोर्शन कैपिटल गेन में। प्लीज आप लोगों का ध्यान यहां होना चाहिए अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख रहे हो तो। सेक्शन 54 में ये लिखा है, मान लीजिए आपने क्या कर लिया, कुछ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया। जैसे कि पहले बात मैं बता दूं, ये एचयूएफ और इंडिविजुअल के ऊपर में एप्लीकेबल होगा, राइट। मान लीजिए ये कोई एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी था जो कि ट्रांसफर हो गया। कब ट्रांसफर हुआ? 1819 में ट्रांसफर हुआ, 16 जुलाई 19 को ट्रांसफर हो गया, जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, राइट। मान लीजिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का गेन अमाउंट है 40 लाख से मान लेते हैं। मान लीजिए ना, मैं तो बोला मान लो ना, मान लो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 120, राइट। मान लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 80 लाख, तो आ गया ना आपका कैपिटल एसेट 40 लाख। मैं तो अज्यूम लेता हूं ना। चलिए आगे, अगर ये 40 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ध्यान दीजिए ये दो चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। सर कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा? जितना अमाउंट आप यहां पे इन्वेस्ट करेंगे आउट ऑफ सच कैपिटल गेन। तो मान लीजिए कैपिटल गेन 40 लाख है, हम 40 लाख टोटली इन्वेस्ट कर दिया परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया में, तो क्या हमें फुल डिडक्शन मिल जाएगा? मैंने बताया बिल्कुल सही, फुल वैल्यू एग्जेम्पशन आपको मिल जाएगा। एग्जेम्पशन अमाउंट इतना होगा जितना आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है और अमाउंट इन्वेस्टेड व्हिचएवर इज लोअर, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? टैक्स इंपोज हो जाएगा, राइट राइट राइट। ओके, कंडीशन ये है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में होना चाहिए, उसका परचेज और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ओके, चलिए आप ये बताओ, आप हमको ये अपन कब करें? मान लीजिए ये है आपका ट्रांसफर डेट, जिस दिन आपको 40 लाख रुपया का हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, वहां से 1 ईयर जो भी पिछले 1 ईयर होगा एंड जो भी कमिंग 2 ईयर होगा, पहले मैं कमिंग 2 ईयर के बाद में बोला, उसके बाद ईयर में -1 ईयर प्लस 2 ईयर में अगर आप कुछ प्रॉपर्टी का परचेज कर रहे हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी का परचेज कर रहे हो, तो आपको ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर मान लिया हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन केस में आप जब भी ट्रांसफर किए उसके 3 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सर आप तो ये बताया हमको, अभी जिस ईयर में ट्रांसफर हो उसी ईयर में कैपिटल भी होगा, मैंने बताया सही आप सोच रहे हो, आप सही पकड़े हो। सर मैं तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का 3 साल के बाद और परचेज के केस होगा तो मैं 2 साल के बाद अब परचेज करूंगा, तो इतना दिन तक क्या मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा? मैंने रुको तो सही, आप मान लीजिए उसी डेट के अंदर में परचेज कंस्ट्रक्शन नहीं किया, तो उसी कैपिटल
गेन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है जहां पे आपको ये मनी अगर आप डिपॉजिट कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सर आप बताया सर बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन हमारा और एक कोरी है, मैंने बताया बोलो तो कोरी क्या है। एक बंदा सर बताया सर ये जो कैपिटल अकाउंट है वहां पे कब पैसा डालेंगे, दैट मीन्स कब हम पैसा सेव करेंगे कैपिटल अकाउंट स्कीम में एग्जाम के लिए। मैंने बताया बिल्कुल डिटेल में आपको दे रखा है, जो कि आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होगा ना, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न दैट इज 31 ऑफ जुलाई और बिफोर 31 ऑफ जुलाई अगर आप ये पैसा को CGAS कैपिटल गेन CGAS कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप पैसा डिपॉजिट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अभी आप बिल्कुल खुशी हो रहे हो, आपका एक समझ में आ गया बिल्कुल। मैंने क्या बताया, जिस डेट में आपका ट्रांसफर हुआ एक साल से पहले -1 ईयर और +2 ईयर में परचेज कंप्लीट होना चाहिए। और कंस्ट्रक्शन के केस में जिस ईयर में आपका ट्रांसफर हुआ वहां से 3 साल का अंदर में आपका कंस्ट्रक्शन अगर कंप्लीट होगा तो आपको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन सिर्फ 2 रीजन के लिए मिलेगा, एक तो परचेज होना चाहिए और दो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। किसका परचेज या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, सर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सर मान लीजिए मैं आउटसाइड इंडिया यूएसए में एक फ्लैट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लिया तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा, मैंने बोला नहीं, सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में परचेज या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, राइट। एग्जेम्पशन लेना है तो विदिन रिटर्न ऑफ इनकम, जब भी आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेंगे डेट के अंदर में, दैट इज योर 31 जुलाई के अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पैसा को CGS अकाउंट में डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डाउट टैक्स तो ट्रांसफर वाली ईयर में लग जाएगा, दैट इज ऑन प्रीवियस ईयर 1920, तो एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया जो मनी CGS अकाउंट में रखा गया है तो सिर्फ घर बनाने के लिए यूटिलाइज होगा। जो भी CGS अकाउंट में आप पैसा रख रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, वो सिर्फ घर बनाने के लिए ही यूटिलाइज हो सकता है, तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर मैं CGS अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके कहीं मैरिज में इन्वेस्ट कर दिया तो सर क्या होगा, तो आपका एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। क्वेश्चन फिर आपका आ रहा है, अगर घर बनाने के जगह कोई घर बसा लिया तो दैट मीन्स मैरिज कर लिया तो दैट मीन्स इफ सच मनी इज मिसयूटिलाइज्ड, दैट इज परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में ये अमाउंट इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, देन क्या होगा, ये आपको एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, राइट। ओके, फिर आपका क्वेश्चन आया, अगर मान लीजिए मनी ऑन यूटिलाइज रह गया, 3 साल के अंदर यूटिलाइज नहीं हो पाया, देन सच अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, राइट। जब भी आपका डेट ऑफ ट्रांसफर होगा 3 साल के बाद जो भी आपका प्रीवियस आएगा उसी ईयर में वो कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर कितना अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा, मैंने आपको बताया ना, जो आपका कैपिटल गेन होगा एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, और आप जितना भी डिपॉजिट किया CGAS अकाउंट में व्हिच एवर इज लोअर उतना का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए मेरा कैपिटल गेन हो गया 40 लाख, मैंने इन्वेस्ट कर लिया 30 लाख का, मेरे को सर कितना मिलेगा, मैंने बताया जितना आप इन्वेस्ट किए उतना ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, इट मींस 30 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। सर मान लीजिए मैंने कैपिटल गेन किया 40 लाख का, लेकिन जो भी रेसिडेंशियल हाउस
प्रॉपर्टी ले रहा हूँ उसका वैल्यू है सर 60 लाख रुपीस। तो सर मेरे को बताइए कितना रुपया का डिडक्शन मिलेगा। मैंने क्या बताया आपको, कैपिटल गेन अमाउंट और अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द परचेज ऑफ न्यू एसेट और CGA अकाउंट व्हिच एवर इज लोअर। यहाँ कैपिटल गेन तो का हुआ 40 लाख, आपने प्रॉपर्टी ले हो 60 लाख का, तो इन दैट केस आपका 40 लाख ही सिर्फ आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है राइट। न्यू प्रॉपर्टी गया तो सर मान लीजिए मैंने एग्जेम्पशन ले लिया, 40 लाख का कैपिटल गेन था, 40 लाख में एक घर ले लिया 3 साल के अंदर, उससे तो एग्जेम्पशन कोई टैक्स मेरे को नहीं देना पड़ा। आगे अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10%, 15%, 20% इतना ही 3 रहे, एक है 10%, दूसरा है 15%, तीसरा है 20%। वो जब अपन पढ़ेंगे रेट ऑफ कैपिटल गेन, रेट ऑफ कैपिटल गेन तब डिस्कस करेंगे राइट। सर मैं क्या बोल रहा था सर, मेरे ये बताओ, मैंने मान लीजिए 3 साल में घर परचेज कर दिया, कैपिटल गेन था मेरा 40 लाख, घर ले लिया 40 लाख का, मान लीजिए मैंने उस घर को फिर बेच दिया तो क्या होगा, वहां पे आपका लॉक इन पीरियड है। अगर न्यू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया 3 ईयर तक ट्रांसफर नहीं हो सकता है, यानी लॉक इन पीरियड 3 ईयर है। जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और आपका हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने परचेज किया, उसी डेट से 3 साल तक आप उससे ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर मान लिया आपने ट्रांसफर कर दिया तो टैक्स एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा एंड आएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल sell the house property for rupees 92 lakh in the previous year 23-24, that is ये आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ऑफ क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ओल्ड हाउस एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज 70 लाख। कैपिटल गेन था तो 40 लाख का मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस पर कितना था 40 लाख, आपको कितना एग्जेम्पशन मिला था, 40 लाख का एग्जेम्पशन मिला था। तो सर अब मेरे को कितना टैक्सेबल होगा, आप जितना का एग्जेम्पशन ले रखा है ना वो विड्रॉ हो जाएगा, उतना अमाउंट के ऊपर आप करेंगे टैक्स बनेंगे। आपने कैपिटल लिया था 40 लाख का, न्यू हाउस प्रॉपर्टी ले लिया 70 लाख में, व्हिचएवर इज लोअर दैट मींस यहाँ पे 40 लाख आएगा। मैंने गलत लिखा है, आप थोड़ा कर देना, यहाँ पे 40 लाख होगा तो 40 लाख का मेरे को एग्जेम्पशन लिया राइट। जब मैं न्यू हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दिया, कितने में सेल किया, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 92 लाख, जितना मैंने एग्जेम्पशन लिया था वो विड्रॉ हो जाएगा। दैट मींस जब मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करूंगा ना, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था 70 लाख में मैंने न्यू प्रॉपर्टी लिया था, जितना मैंने क्या कर रखा था एग्जेम्पशन ले रखा था वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से ले हो जाएगा। दैट मींस मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा और कॉस्ट माइनस कैपिटल एग्जेम्पशन अमाउंट वो 30 लाख क्या हो जाएगा, मेरे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का लेस कर दिया जाएगा। मैं 60 लाख के ऊपर क्या कर दूंगा, टैक्स भरना पड़ेगा। मैंने क्या बताया मैंने आपको बताया आप 3 साल तक वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप ट्रांसफर किया तो जितना आपको एग्जेम्पशन मिला था वो विड्रॉ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारा एग्जांपल में मेरे को 40 लाख का एग्जेम्पशन मिला था, मैंने क्या किया 3 साल के अंदर उससे 92 लाख में बेच दिया, तो क्या होगा तो ये होगा जब मैं फुल वैल्यू कंसीडरेशन से कॉस्ट एक्विजिशन लेस करूंगा, जितना भी मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वहां से मैं एग्जेम्पशन अमाउंट लेस कर दूंगा, जो नेट अमाउंट आएगा वो हो जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दैट इज हमारा एग्जांपल में 30 लाख आ जाएगा, वो
फुल वैल्यू कंसिडरेशन से लेस होके जितना अमाउंट रहेगा वो हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके सर, आगे तो चलिए एक बार उसे कंप्लीट कर दूं, बाद उसके क्या करूंगा ना कर दूं। उसके बाद दैट इज कॉस्ट एग्जम्पशन अमाउंट लेस होगा, जितना भी आपका नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो एफवीओसी से डिडक्ट हो जाएगा। सर और एक सीन आ रहा है, मैंने बोला बताओ क्या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं? यस, अगर आपका प्रॉपर्टी लॉन्ग कैपिटल एसेट है तो आप इंडेक्स का बेनिफिट ले सकते हो, राइट? सर हमें ये बताओ, आपने बताया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सिर्फ हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में मिलेगा। यहाँ पे मान लीजिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे होगा? हम तो लॉकिंग पीरियड है 3 ईयर। मैंने बोला मान लीजिए आप क्या किया, प्रॉपर्टी का 2 साल के बाद अंत 3 साल से पहले कंप्लीटेशन होने से पहले आपने सेल कर दिया, वो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया तो आपको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। आपने बताया सर तो बात में तो दम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने के लिए 2 साल होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन पीरियड है 3 साल। अगर मैंने 2 साल के बाद 3 साल से पहले सेल किया तो वो हो जाएगा मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो ये बताओ, व्हाट इफ अनदर प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड इन इंडिया? मेरे पास एक ऑलरेडी हाउस प्रॉपर्टी था, मैंने क्या कर दिया, एक हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, प्लीज ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये कोई मिस्टर एके था जिसका एक हाउस प्रॉपर्टी था। कहां पे हाउस प्रॉपर्टी था? जो तो ट्रांसफर कर दिया 1920 प्रीवियस ईयर, दैट इज 16th of July 2019 को वो ट्रांसफर कर दिया, जहां पे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल आया 40 लाख का, राइट? मान लीजिए वो क्या किया वेस्ट बंगाल में, दैट इज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, वेस्ट बंगाल में एक हाउस प्रॉपर्टी लिया जिसका परचेस कॉस्ट था 70 लाख। सर तो क्या हुआ, न्यू हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, विदिन 3 ईयर ऑफ सेल, विदिन 3 ईयर उसे क्या ये जो प्रॉपर्टी डी को एक्वायर किया था वो 92 लाख में सेल कर दिया। 3 साल तो लॉकिंग था, वो 2 साल 3 साल से पहले सेल कर रहा है, तो सर क्या एग्जेम्पशन तो विड्रॉ हो जाए? मैं बताया बिल्कुल सही, आपका जो भी एग्जेम्पशन था वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ होगा। दैट मीन वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट फिर से टैक्सेबल हो जाएगा, राइट? कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड ईयरली टैक्सेबल नाउ, राइट? That is will be deducted from cost of acquisition, right? वो cost of acquisition से लेस हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे जो न्यू कैपिटल गेन हमारा एग्जाम्पल में आया था 92 आ गया आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 70 लाख माइनस 40 लाख, दैट इज योर 30 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। एंड आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 62 लाख आ गया। कैसे आया? मैं एक ऊपर से ऑलरेडी आपको समझा के आया हूं, वहां से थोड़ा रेफर कर लेना। मैं और एक बार आप बता देता हूं, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ जाएगा 92 लाख। जब अपन लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से और उसने एग्जेम्पशन पहले से लिया था 40 लाख का, अभी एग्जेम्पशन टैक्स हो जाएगा। दैट मीन्स वो 40 लाख क्या होगा? 70 लाख से लेस हो जाएगा एंड 30 लाख आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सर न्यू कैपिटल गेन उसका आ जाएगा 62 लाख। मान लीजिए सर ये 62 को ये क्या कर दिया, चेन्नई में एक हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, तो सर क्या होगा? न्यू कर लिया। इफ सी हाउस इज एक्वायर्ड आउट ऑफ कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वी हाउस एंड व्हिच
इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, देन फिर एग्जेम्पशन मिला क्या? मैंने बताया जरूर 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 उससे लेकिन ये लॉन्ग टर्म क्या, क्योंकि इन्वेस्ट होगा व्हाट इफ सपोज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बी 30 लाख ओनली, मान सर 30 लाख ओनली था, अदर थिंग रिमेन्स अप टू बी, बी और सब चीज सही है, सिर्फ परचेस कॉस्ट था 30 लाख। तो मेरे को एग्जेम्पशन कितना मिला होगा सर? अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड अमाउंट इन्वेस्टेड टू ऑफ एसेट, व्हिच एवर इज लोअर, कैपिटल गेन है 40 लाख, परचेज किया है 30 लाख, लोअर है 30 लाख, आपका 30 लाख का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। एग्जेम्पशन परचेज भी है उस आपको 30 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, राइट। जब अपन न्यू कैपिटल कंप्यूट करेंगे बी को ट्रांसफर करने के लिए, तो फुल तो आपका 92 लाख है। 92 लाख से अपन यहाँ क्या लेस करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 लाख था, ये 30 लाख से ये 30 लाख फिर लेस हो जाएगा एंड अपन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको आपका क्योंकि ये आपका कॉस्ट था, वहां से आप क्या लेस कर लेंगे? एग्जिट अमाउंट का लेस कर देंगे जो विड्रॉ हो जाएगा, बाकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा हमें डिडक्ट करेंगे। दैट इज यहाँ पे 92 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाए। कब होना चाहिए? -1 ईयर और 2 ईयर डेट ऑफ ट्रांसफर। कंस्ट्रक्शन कब चाहिए? भी शुरू कर सकते हैं कभी, वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए स्टार्ट करने के लिए कोई भी स्पेसिफाइड है, लेकिन कंप्लीट आपको कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा? जिस डेट्स में ट्रांसफर हुआ उसी डेट से 3 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ओके सर, आप दो परचेज कर सकते हैं आउट कैपिटल गेन फ्रॉम सेल ऑफ ए हाउस प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड ऑफ। ध्यान दीजिए ये जो 54 का सेक्शन अभी हम अमाउंट है यहाँ पे है यूज टाइम लाइफ आप एक जिंदगी में एक साल लगता है, राइट। एक स्पेशल पॉइंट मैंने दे रखा है, क्या? चलिए मैंने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया, जो कैपिटल गेन आया, एक नियर टू हाउस प्रॉपर्टी किया, एक राका से लिया और एक राका से लिया, राइट। मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी था, मैं सेल कर दिया, जो भी कैपिटल गेन आया मैंने 2 हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया, राइट। एक काका से लिया, एक राका से लिया। जो भी हाउस ने लिया वो नियर, मैंने ये सोच रहा हूँ उससे तो एक ही जो भी बना सोच रहा हूँ, जो भी नियर हाउस प्रॉपर्टी ने परचेज किया ये फ्लैट, अगर उससे एक में कन्वर्ट किया देन वो जाएगा एंड एग्जाम 50 में मिल सकता है, राइट। मैंने 2 प्रॉपर्टी लिया, उससे तोड़कर प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए मैं 2 फ्लोर में एक लिया, सेकंड फ्लोर में एक लिया। मैं ये सोच रहा हूँ कुछ मॉडिफिकेशन
कॉर्पोरेशन के डुप्लेक्स बना लूंगा, राइट। ये डुप्लेक्स, ये जो दो प्रॉपर्टी मैंने ले रखा था और वो मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 54 एग्जेम्पशन मेरे को मिल जाएगा। सर व्हाट इफ वन इन फर्स्ट फ्लोर एंड अनदर इन फ्लोर, अगर मान लीजिए में मान लिया जाएगा। सर इफ वन इन सेकेंड फ्लोर अनदर इन थर्ड फ्लोर, वो उससे भी प्रॉपर्टी। चलिए यहाँ पे का में में अगर उससे आप इन्वेस्ट कर रहे हो आइदर परचेज और कंस्ट्रक्शन, सिर्फ दो चीज, फर्स्ट है और कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तभी आपको कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिलेगा। 1 year is -1 or 2, दैट इज ट्रांसफर से 1 साल से पहले के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपका रेस्ट्रिक्शन है आप 3 से अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। अवेलेबल करने के लिए आपको अमाउंट CGA में डिपॉजिट करना पड़ेगा। अपन डिपॉजिट करेंगे, जो भी रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम का फाइलिंग का डेट होगा उसके अंदर करना पड़ेगा। इन तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए 3 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दे तो भी आपको एग्जेम्पशन मिला था, विड्रॉ हो जाएगा, उसी ईयर विड्रॉ हो जाएगा एंड इन टैक्स हो जाएगा। लेकिन कैसे टैक्सेबल होगा, कैसे टैक्सेबल होगा, ओ मान लीजिए जो भी सेल के फुल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन से भी आप एक्विजिशन लेस करेंगे वो अमाउंट नेट हो जाएगा, दैट इज जो कॉस्ट एक्विजिशन का माइनस एग्जेम्पशन विथड्रॉन, जो नेट अमाउंट आएगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस होके कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। सर अमाउंट की टॉप ऑफ न्यू जितने ही किया CGA में जो भी होगा वो अपने मैं उससे ट्रांसफर कर देता हूं, करके जो भी कैपिटल एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लिया उससे भी एग्जेम्पशन मैंने ले रखा, मैंने सेल दिया 3 साल अंदर, तो मेरा एग्जेम्पशन तो विड्रॉ हो गया, लेकिन भी मेरा प्रॉपर्टी को करने से क्या आया, मान लीजिए मैंने और न्यू प्रॉपर्टी ले रहा हूं तो मेरे को एक्शन मिल जाएगा। प्रोफाइल प्रोसेस होगा तो -1 लॉस टू ईयर और कंस्ट्रक्शन होगा तो प्लस होना चाहिए फ्रॉम डेट ट्रांसफर। ये कैपिटल होना चाहिए। $54 में आप घर परचेस कर सकते, सिर्फ 2 घर परचेस कर कैपिटल सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड रेस्ट्रिक्टेड टू अमाउंट ऑफ 2 करोड़ तक रेस्ट्रिक्टेड है एंड वंस इन लाइफ टाइम आप एग्जाम आप प्रॉपर्टी लाऊं एंड जो भी कॉमन एरिया है उससे तोड़कर कॉमन एरिया बनाना चाह रहा हूं तो उससे एक कैपिटल गेन मान जाएगा एंड एग्जेम्पशन ऑन 50 भी मिल जाएगा। यहाँ अब कंप्लीट हो रहा है सेक्शन 50, तो नेक्स्ट भी बाकी जो सेक्शन है नेक्स्ट क्लास में अब कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय बाय।